हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन से लेकर के आए हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन था, जो कि आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था गॉस लॉ के हेल्प से। मैंने बताया था कि अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो बस उसमें देखेंगे नंबर ऑफ चार्ज कितना है, नेट चार्ज उसमें देखेंगे और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक बेहतरीन लॉजिक जो कि गॉस साहब ने दिया था कि बस कोई भी गॉसियन सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, उसमें नेट चार्ज देखिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का आप लोगों ने एक मैथमेटिकल तरीका निकाला था, देखा था। उसमें फ्लक्स निकालने का क्या तरीका था, ई डॉट डी ए मीन्स एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए और एक छोटा सा एरिया लीजिए और जो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे डॉट प्रोडक्ट कीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो पूरे सरफेस का आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। फ्लक्स मीन्स क्या हुआ, किसी सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास होता था। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर देखा था, जिसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो कि चार्ज के द्वारा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या आ जाती है, फील्ड लाइंस समा जाती है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑरिजिनेट करती है फील्ड लाइंस को और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है फील्ड लाइंस। तो हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे पढ़ने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए, तो पहला सवाल गॉस लॉ का, गॉस लॉ से फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ अ चार्ज q is inside the cube, inside the center of the cube, center of the cube, find flux, find flux through one phase, one phase या each phase रहे, कुछ भी रहे, निकालिए। ऑप्शन है आपके पास q बटे एप्सिलॉन नोट, q बटे 2 एप्सिलॉन नोट, सी में q बटे 3 एप्सिलॉन नोट और डी में नन ऑफ दीज। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए आपने सोल्व किया होगा, चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है कि कोई चार्ज है किसी क्यूब में मौजूद है, क्यूब के सेंटर में। देखिए मान लीजिए एक क्यूब है और यहां पर कोई चार्ज मौजूद है क्यूब। तो देखिए तो यहां ऐसा कंडीशन है, कह रहा है एक फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप जानते हैं अगर कोई चार्ज है किसी गॉसियन सरफेस में है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, है ना। क्यू बटे एप्सिलॉन नोट फ्लक्स कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा इस चार्ज की वजह से। लेकिन आप जानते हैं क्यूब में टोटल फेज कितने होते हैं, तो 6 फेज होते हैं। मैंने बताया था एक फेज ये वाला, एक फेज ये वाला, एक फेज ये वाला, एक फेज ये वाला, एक फेज अंदर और एक फेज बाहर, टोटल कितने 6 फेज। तो 6 फेज से फ्लक्स निकलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, बाहर निकलेगा फ्लक्स। तो एक फेज से मान लीजिए इससे कितना निकलेगा, इससे फ्लक्स, इससे निकलेगा एक फेज से फ्लक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/6 ऑफ क्यू बटे 6 क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। एक फेज से 1/6 ऑफ क्यू बटे 6 ऑफ क्यू बटे एप्सिलॉन नोट फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आता है कि हर फेज से कितना फ्लक्स, तो टोटल क्यूब से क्यू बटे एप्सिलॉन नोट फ्लक्स बाहर। तो हर फेज से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नोट इससे, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन इससे, मीन्स 1/6 भाग ऑफ क्यू बटे एप्सिलॉन नोट फ्लक्स इस फेज से बाहर निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस हो गया। आंसर इसका क्या होगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नोट, फ्लक्स का वैल्यू हो गया क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नोट, आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल है, इनसाइड सेमी सर्कुलर सिलेंडर में मौजूद है। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, नीचे से पूरा पैक है और चार्ज यहाँ मौजूद है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लक्स का वैल्यू होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और डी में है नन ऑफ दीज। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए तो कौन कौन करते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग सोल्व किया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो किनका किनका ऑप्शन सही आता है। कह रहा है कि चार्ज यहाँ मौजूद है। देखिए तो ये टोटल क्या, फ्लक्स बराबर हम जानते हैं कितना होता है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन कहा था, तो गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस लॉ ने बताया। लेकिन क्या ये सरफेस क्लोज है, ऊपर से तो क्या है, ओपन है, इसको क्लोज करना होगा। तो क्या करते हैं, देखिए तो हम इसमें ट्रांसफॉर्म कुछ करना है। हमको क्या करना है, नीचे तो क्लोज है ना, और चार्ज यहाँ बीच सेंटर में है। तो क्या करते हैं, जितना मान लीजिए ये लेंथ x है ना, तो x लेंथ ऊपर हमें क्या होगा, वर्चुअल बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्या, जितना ये नीचे था, नीचे क्लोज था, हमने पलट करके ऊपर बना दिया। ये डिस्टेंस x था, तो ये डिस्टेंस भी कितना, x हो गया। अब ये टोटल सरफेस देखिए तो क्लोज है और नेट चार्ज सरफेस के अंदर कितना है, q। तो फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सवाल क्या है, सवाल तो इतना ही से निकालना है ना। तो Q/एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स कहाँ निकलेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट टोटल सरफेस से निकलेगा, ऊपर और नीचे से सबसे। मुझे चाहिए इतना से, तो इतना हाफ में कितना निकलेगा, हाफ में फ्लक्स निकलेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, Q/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे से, Q/2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ऊपर से। तो आंसर इतना से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन क्या समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अगला सवाल के हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग हेमिस्फेयर पे है। कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कैसा हो, इलेक्ट्रिक निकालना है। इफ चार्ज Q is placed as shown in figure। देखिए एक हेमिस्फेयर में मान लीजिए, है ना, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द हेमिस्फेयर, लिख लो इनसाइड हेमिस्फेयर, इनसाइड हेमिस्फेयर, फाइंड फ्लक्स कितना लिखे, और चार्ज देखिए यहां मौजूद है Q, हेमिस्फेयर में चार्ज। बताइए, आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट में है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड में है Q/एप्सिलॉन नॉट, थर्ड में है Q/3 एप्सिलॉन नॉट, और फोर्थ में है नन ऑफ दीज। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए तो कितने लोग सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो कितना आसान है। गॉस लॉ ने क्या कहा था, तुरंत फ्लक्स निकालना है तो नेट चार्ज देखना है अपॉन एप्सिलॉन नोट करना। नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना है, तो Q है। लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या ये क्लोज है? कटोरा आप देखते होंगे, कटोरा क्या क्लोज होता है, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है। तो हम क्या करते हैं, जो जितना ऐसे है उतना हम एक वर्चुअल इसको बना देते हैं, ठीक है। अब ये कटोरा क्या हो गया, स्फेयर बन गया। ये हेमिस्फेयर जो था ये बन गया स्फेयर बन गया, हेमिस्फेयर बन गया स्फेयर। लेकिन ये सरफेस पूरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर कोई सरफेस क्लोज है, अगर कोई सरफेस क्लोज है उसके अंदर चार्ज मौजूद है तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन हमको निकालना इतना ही से ना, इतना से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो इतना से फ्लक्स
जितना हाफ नीचे जितना हाफ ऊपर, तो इतना से फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स बराबर क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इज द राइट आंसर। देखिए तो इतना से फ्लक्स, हाफ कटोरा से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले हाफ कटोरा से कितना निकलेगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन। दोनों को जोड़ो, नेट फ्लक्स यही होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट उसी तरीके से हम लोग 2 और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले सोल्व कीजिएगा। चलिए सोल्व किया होगा, चलिए मैं शुरू करता हूँ। कह रहा है इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट सेंटर ऑफ ए क्यूब, कहने का मतलब क्यूब के सेंटर पे। तो देखिए तो सॉल्यूशन में, तो क्यूब ऐसा है, मान लीजिए क्यूब है, और इसके सेंटर पे मान लीजिए चार्ज मौजूद है, चार्ज क्यू है, ठीक है। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज। तो देखिए तो वन फेज से बोल रहा है निकालने के। तो अगर बोलता है कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, तो देखिए तो क्यूब आप जानते हैं क्लोज सरफेस होता है, और किसी क्लोज सरफेस पे गॉस लॉ के अनुसार क्या निकलेगा, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब से बोलता है तो नेट फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलता है। लेकिन बोल रहा है एक फेज से निकलना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कौन कौन, तो देख लीजिए। फेस वन ये वाला फेस, फेस 2 दूसरा ये वाला, फेस 3 ये वाला तीसरा, फेस 4 ये वाला 4, और एक फेस अंदर और एक फेस बाहर। तो टोटल कितने हुए, 6 फेस हुए। तो अगर 6 फेस से निकलना होता तो हम बोलते फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होता, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन एक फेस से निकलना, तो देखिए तो टोटल 6 में से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना होगा, एक फेस से होगा फ्लक्स थ्रू वन फेस से कितना होगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब 1/6 ऑफ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग एक फेज से, मान लीजिए इस फेज से निकालना होता, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, इससे निकलना होता तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा। ये आंसर हो, क्लियर है। टोटल 6 फेसेस से तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एक फेसेस से तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 फेस से होता तो कितना होता, क्यू बटे 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलता। चलिए ये क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए तो क्या कर रहा है, इतना नोट डाउन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। तो देखिए वीडियो को पॉज करके, चलिए आपने सोल्व किया होगा, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू। मान लीजिए कोई चार्ज है, इसके एक कॉर्नर पर क्यू मौजूद है। क्यू पहले क्या होता था, अभी तक आपने जो भी केस देखा था तो सभी केस में क्या था, सेंटर पे मौजूद था चार्ज, तो हम लोग क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लगा देते। लेकिन ये चार्ज तो कॉर्नर पर है, सेंटर पे रहता है तो चार्ज मीन्स क्लोज पैक में रहता है, पैक्ड रहता है चार्ज, और पैक्ड रहेगा तो हम लोग ये गॉस लॉ तो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई चार्ज पैक्ड नहीं है, मीन्स इनसाइड द स्फीयर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जबरदस्ती स्फीयर के अंदर लाएंगे। तो एक सॉलिड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी सॉलिड स्टेट को पिछले 2 साल से उसको सिलेबस से बाहर निकल दिया था। उसमें ये बताया गया था कि क्यूब के अगर किसी कॉर्नर पे रखा हुआ है, मान लीजिए कोई एटम रखा हुआ है, तो इसको टोटल पैक करने के लिए टोटल कितने क्यूब की जरूरत होगी, टोटल 6 क्यूब की जरूरत होगी। मान लीजिए एक इमेजिन, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए चीजों को, मतलब मान लीजिए साइड में रखा हुआ तो बाहर है, तो क्या करना होगा, एक इधर फेस लगाना होगा। क्या करना होगा, अब सॉल्यूशन का फिगर बनाते हैं। देखिए एक इधर लगाना होगा, क्यूब बनाना होगा इधर, एक इधर बनाना होगा क्यूब, ऐसे करके
ऐसे करके एक इधर बनाना होगा, है ना। टोटल कितने होंगे, टोटल 8 क्यूब बनाने होंगे। तो याद रखिएगा टोटल 8 क्यूब बनाने होंगे इसको पैक करने के लिए, है ना। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, सॉलिड स्टेट का पार्ट। फ्लक्स तो इस क्यूब से निकालने हैं आपको। तो टोटल 8 क्यूब से 8 क्यूब आपने ऐड किया तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकला। 8 क्यू जब आपने ऐड किया तो सबसे कितना फ्लक्स निकला, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकला। लेकिन आपको तो कंसीडर करना, यही क्यूब कंसीडर करना, इसका मतलब तो दिस क्यूब से आंसर कितना होगा, क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा इस क्यूब से। दैट इज द राइट आंसर। क्या आपने समझा? टोटल आपने 8 क्यूब ऐड किया, है ना, 8 क्यूब ऐड किया तो कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो एक क्यूब तो इधर हो ही गया, टोटल उसके अलावा कितना 7 क्यूब और लगाने होंगे, तब ये टोटल क्या हो गया, टोटल ये चार्ज पैक्ड हो गया, एक स्फीयर के अंदर आ गया, एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, है ना। तो एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकला। हमको तो निकालना है इस क्यूब के थ्रू, तो 8 के कारण क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, इस पार्टिकुलर इस क्यूब से फ्लक्स बाहर निकलेंगे। नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। अब आते हैं मेन जो आज का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है? आपने क्या देखा कि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस, और गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। तो यहां से हम लोग कुछ कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि अभी आपने देखा कि गॉस लॉ निकालने का जो तरीका आपने देखा, उसके थ्रू नेट फ्लक्स निकालने का क्या तरीका था कि किसी गॉसियन सरफेस पे मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, तो ये कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा यहां से। अगर कोई सरफेस गॉसियन है, तब गॉसियन कहने का मतलब है क्लोज सरफेस, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो नेट फ्लक्स निकालने का तरीका था क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, मींस नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड मींस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तरीका था, गॉस लॉ यही कहा था। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दोस्तों एक और जो तरीका जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, उसके थ्रू आपने देखा था कि फ्लक्स निकालने का तरीका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब छोटा सा एरिया के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो छोटा सा फ्लक्स मिलता है, डी फाई मिलता है, और इसको जब इंटीग्रेट कर देते हो आप तो नेट फ्लक्स मिलता है। और चूंकि यहां पर क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने का मतलब है क्या, गॉसियन सरफेस। क्लोज करने का मतलब क्या है, क्लोज सरफेस। ये क्लोज का साइन है ना, ये छोटा जो है सर्कुलर में है, ये क्लोज का साइन है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स निकालने का ये भी एक तरीका था, ये मैथमेटिकल तरीका था, और ये गॉस लॉ ने दिया था। दोनों से आपने जो वैल्यू फ्लक्स का फाइंड किया था, नेट फ्लक्स, दोनों से सेम था। मींस दोनों से जो नेट फ्लक्स का वैल्यू आया वो इक्वल आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए इक्वल्स टू कितना होगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। यहां से हम ये कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां से जब दोनों का वैल्यू सेम आया तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां से हम लोग देखिए कुछ फाइंड आउट करते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से देखिए तो गॉस लॉ की मदद से क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो गॉस लॉ की मदद से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि हम लोग को अगर चार्ज पता हो किसी सर्कुलर स्फीयर का या कोई गॉसियन सरफेस का, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और उसका एरिया पता हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो गॉस लॉ का दो एप्लीकेशन है, दो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बोल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, mainly two application of Gauss law, mainly two application of Gauss law, application of Gauss law। गॉस का दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट है गॉस लॉ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकेंड जो आप देख सकते हो, सेकेंड यूज टू, इट इज गॉस लॉ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज स्फीयर, थ्रू क्लोज सरफेस। अगर कोई सरफेस क्लोज है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। और गॉस लॉ की मदद से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। दो और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल या वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। दूसरा क्या है कि गॉस लॉ इज ए फंडामेंटल, आप बोल सकते हो गॉस लॉ इज ए फंडामेंटल रूल या फंडामेंटल लॉ बोल सकते हो। जिस तरीके से कूलम्स लॉ क्या था, फंडामेंटल था, उसी तरीके से हम लोग गॉस लॉ को उससे मोर फंडामेंटल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में अगर आपको डिफरेंस पूछे तो कूलम्स लॉ क्या था, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। मैंने वहां बताया था जिस समय कूलम्स लॉ बता रहा था कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। लेकिन गॉस लॉ के मदद से हम लोग चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बावजूद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाइंड आउट करने का तरीका है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल, गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल लॉ देन कूलम्स लॉ, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज और यहां पर लिख लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। लेकिन गॉस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज as well as distributed charge। गॉस लॉ पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी वैलिड है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलोगे, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज but Gauss law is valid for point charge as well as distributed charge। That is the difference between Coulomb's law and Gauss law। तो इतना नोट डाउन कीजिए दोस्तों। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे Gauss law। नोट डाउन, Gauss law is more fundamental law than Coulomb's law। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको क्लोज सरफेस को ऊपर कर देते हैं, क्लोज्ड सरफेस। और यहाँ पर Gauss law is more fundamental than Coulomb's law। यहां पर है मेनली टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट है इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जस्ट हम लोग फाइंड करेंगे। और दूसरा है गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। तो ये दो एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। नोट डाउन कर लिया हम। चलिए हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉस लॉ, थ्रू गॉस लॉ, गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो स्टूडेंट, मान लीजिए ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये कैसा सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, तो कोई क्लोज सरफेस है उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 मौजूद हो और दूसरा एक चार्ज यहाँ पर Q2, ठीक, और एक चार्ज यहाँ पर मान लीजिए Q3 है। आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल है ना, बाकी ये सारी चीजें गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो भी इमेजिनरी सरफेस है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रियल। तो रियल अगर कोई चीज है तो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मान लीजिए ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए P, इस पॉइंट एक P है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो ये कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि इसके आसपास क्या है, चार्ज है, चार्ज है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इस पे मान लीजिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लीजिए E है और इसका रिजल्टेंट है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है। तो दोस्तों यहां पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इस सरफेस पे, है ना, इस सरफेस के इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तीनों चार्ज की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3, इस तीनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ध्यान देने वाली बात, यही ये लॉ की खूबसूरती है ना। तो इस पॉइंट पे आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, एक मैथमेटिकल तरीका क्या था कि इस पॉइंट पे जो मान लीजिए आप कंसीडर किए हो पॉइंट P, इस पॉइंट का कुछ एरिया होगा, है ना। तो हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, dA वेक्टर, मान लीजिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसको क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आपको क्या करता है, आपको एक छोटा सा फ्लक्स मिलता है, d∅ मिलता है ना, d∅ मिलता है। फिर आप क्या करते हो, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे सरफेस को, तो आपको क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है, नेट फ्लक्स मिलता है। तो नेट फ्लक्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको मिलता है E डॉट da। यहाँ पर हम राउंड लगा देते हैं, राउंड ये बताता है गॉसियन सरफेस है, मीन्स क्लोज सरफेस। ये तो आ गया एक चीज। दोस्तों एक चीज और है, गॉस लॉ ने क्या कहा था, गॉस लॉ ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप फाइंड करना है तो सीधे क्या देखना है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये चार्ज तो सरफेस के बाहर है ना। तो गॉस लॉ के हिसाब से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। तो सरफेस के अंदर चार्ज देखिए तो क्या है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। तो गॉस लॉ की वजह से नेट चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2, अपन क्या करेंगे उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा होल सरफेस का। तो देखिए कितनी बड़ी बातें हैं। तो गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ये आया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैथमेटिकली आपने प्रूव किया तो ये आया। हालांकि दोनों ये और ये दोनों क्या इक्वल है। तो देखिए लॉ की यही खूबसूरती है कि जब आप मैथमेटिकल तरीका से निकालोगे तो ये जो छोटा सा एरिया आपने कंसीडर किया है इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसी दोनों चार्ज की वजह से नहीं होगा, चार्ज गॉसियन सरफेस के जो बाहर है उसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अंदर है उसकी वजह से भी होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं E डॉट da बराबर कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट। Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात है
कि यहाँ पर जो नेट चार्ज आया क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड द सरफेस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे आपने फाइंड किया वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर चार्ज की वजह से और बाहर की वजह से, तीनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज outside the surface and inside the surface, due to the charge outside the surface and inside the surface। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, वो चार्ज अंदर की वजह से भी, अंदर में जो चार्ज है उसकी वजह से भी और बाहर के चार्ज की वजह से भी। तो नोट डाउन कीजिए इतना। फिर हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यू आता है वो हम देखेंगे, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए तो दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, है ना, यहाँ पर कहीं पे किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा एरिया वेक्टर हो, डी वेक्टर का डायरेक्शन है ना। दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं गॉस लॉ के हेल्प से। तो देखिए तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 कह सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, थ्रू अ पॉइंट चार्ज। किसकी मदद से, तो गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और आर डिस्टेंस पे मान लीजिए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने कूलम्स लॉ की मदद से देखा था, क्या बोले थे कूलम्स लॉ की हेल्प से कि इस पॉइंट पे क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लाओ और दोनों के बीच में फोर्स निकालो, है ना, और उसको फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। और क्या मिलेगा वैल्यू, 1/4πε0 क्यू बटे, है ना, क्यू बटे आर स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं 1/4πε0, क्यू यहाँ पर स्मॉल है तो छोटा वाला ले लीजिए, क्यू बटे आर स्क्वायर, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसी को बोल सकते हो के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो हम लोग को कूलम्स लॉ की हेल्प से नहीं निकालना, हम लोग को गॉस लॉ की हेल्प से निकालना। तो देखिए तो स्टूडेंट गॉस लॉ के हेल्प से जब आप निकालोगे, है ना, तो गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो सरफेस किस तरह का, सवाल है कि सरफेस किस तरह का। अब मान लीजिए आपने सरफेस ऐसे बना दी सरफेस, तो देखिए तो यहां आप देखोगे कि अगर आप इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसी पॉइंट से होते हुए क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है ना। तो सवाल है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना, उस पॉइंट पे एक छोटा सा क्या लेना होगा, एरिया वेक्टर लेना होगा, है ना, और क्या करना होगा, और उसी को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक टोटल सरफेस का मिल जाएगा हमको, है ना, टोटल सरफेस का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, है ना, यही ना। तो सरफेस आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जो दूरी है आर डिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट का भी दूरी आर है, लेकिन क्या ये दूरी है आर, ये दूरी तो बड़ा हो जा रहा है, ये दूरी तो बड़ा हो जा रहा है। तो हमें लोग को जब सरफेस भी चूज करना है तो हम लोग को क्यों नहीं सरफेस सिमेट्रिक चूज करें। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक कांस्टेंट, है ना, सिमिलर, एक जैसा सरफेस। तो हम लोग को ऐसे सरफेस ना चूज करते हुए हम लोग एक कह सकते हो सेंटर में लगे चार्ज हो, है ना, और सरफेस ऐसा होना चाहिए कि कांस्टेंट हो, मींस चार्ज से उस सरफेस की दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसा करते हैं कि सरफेस को हम सिमेट्रिक
चूज करते हैं। अभी जस्ट हम लिखाएंगे कि गॉसियन सरफेस यूज करने का कंडीशन क्या है। उसमें हम लिखाएंगे कि सरफेस क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग को सरफेस ऐसा ले लें, एक कांस्टेंट सरफेस ले लें, है ना, होना चाहिए यू कहें, है ना, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना, है ना, फिगर पूरा राउंड होना चाहिए, ठीक है। राउंड एज्यूम करोगे राउंड, ठीक है। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब देखिए, अब मान लीजिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जिधर उधर ही हुआ जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम फ्लक्स निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या था, एक छोटा सा वेक्टर लो, उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, फिर तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। और चूंकि ये गॉसियन सरफेस है तो ये सिंबल दे दो, सिंबल क्या बताता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। इतना तक तो दिक्कत नहीं हुआ। अब ऐसा करते हैं, इसी तरीके से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, KQ/R पर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है गॉस लॉ की मदद से। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, इसके बाहर की तरफ, इधर ही होगा। तो देखिए दोस्तों कि इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे देखोगे कि इस पॉइंट पे भी मान लीजिए आप कंसीडर करोगे तो इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो वही होगा जो इस पॉइंट पर होगा, है ना। कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, है ना। तो इस पॉइंट पे भी मान लो कंसीडर करो इस पॉइंट पे, है ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हम कह सकते हो एंगल भी क्या है, एंगल यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ से दो पॉइंट क्लियर है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। दूसरी बात है हर एक पॉइंट पे, है ना, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कांस्टेंट है। तो आप देखो तो यहाँ पर से जब किसी भी चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। दूसरी तरफ दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो बाहर में हम लोग इसको लिख सकते हैं ED cos थीटा, ED cos थीटा, और इंटीग्रेशन यहाँ लगा दी, ठीक है, इंटीग्रेशन है। दूसरी बात है इधर जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा, है ना, हम गॉस लॉ जब लगाएंगे, गॉस लॉ क्या कहता है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, तो Q है, तो Q उसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन नोट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आएगा जो ये वैल्यू है, मीन्स कह सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, सेम है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा देखिए, तो एंगल क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EDA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री अपॉन Q/एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब cos 0 का वैल्यू कितना हुआ, 1 हो गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 1 का वैल्यू 1 होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दें, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो E को हमने बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन किया DA का, Q/एप्सिलॉन नॉट आया। अब देखिए तो सब जगह आपने छोटा छोटा एरिया लिया था, और छोटा छोटा एरिया को जब इंटीग्रेट करोगे तो हमको क्या, पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा, है ना, पूरे सरफेस का एरिया। तो आप जानते हैं ये टोटल क्या है, स्फीयर है, तो इसका एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, इसका एरिया 4πr² होता है।
तो हम इसके जगह पर देखें तो इसके जगह पर हम लिखते हैं ये टोटल बड़ा सा एरिया आएगा, बड़ा सा एरिया, और बड़ा सा एरिया का वैल्यू कितना होता है मैथमेटिकली 4πr² होता है, और इधर क्या है Q/ε0। अब देखिए तो यहाँ से वैल्यू आ गया, तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर E बराबर, देखिए तो E बराबर कितना हो जाएगा Q/ε0 पहले से है, अब 4πr² नीचे आ जाएगा, है ना, 4πr² Q/4πr² नीचे आ गया, नीचे आ गया, और ε0 साथ में है, तो इसको अरेंज करके हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कोई अलग है, तो ये गॉस लॉ की मदद से आया। ठीक है, आगे जब आप इनफाइनाइट चार्ज सेट आएगा, इनफाइनाइट रॉड आएगा, उसका भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो गॉस लॉ की मदद से, तो इसी ढंग से करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग गॉस लॉ का क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ यूजिंग गॉस लॉ, जो कि आपके बोर्ड में आता है, तो बोर्ड में भी, तो बोर्ड को भी ध्यान में लेकर के हम लोग को चलना है। कभी कभी 2 और 3 मार्क्स का पूछ देता है कंडीशन फॉर यूजिंग गॉस लॉ, तो हमको उसको लिख लेते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों नोट डाउन किया होगा, है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं E बराबर KQ/r² लिख सकते हैं, क्योंकि K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू होता है 1/4πε, है ना, KQ/r, ये भी एक है। चलिए अब लोग कंडीशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कंडीशन। ये बोर्ड में पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर यूजिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्या कंडीशन है, देखिए फर्स्ट कंडीशन है गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्जेज और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज है +Q चार्ज है, तो हम लोग किसी पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, इस चार्ज से उस सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक कहने मतलब क्या हो, इस चार्ज से उस सरफेस की दूरी सब जगह क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, जो कि जस्ट अभी पहले वाले एग्जांपल में हम लोग ने किया भी था। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। कहने का मतलब है सभी पॉइंट पे जो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लीजिए E का वैल्यू आएगा, चाहे इस पॉइंट पे जो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू आएगा, चाहे इस पॉइंट पे जो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सभी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। मींस कहने का मतलब सिमेट्रिक मतलब होता है वैल्यू, सिमेट्रिक मतलब होता है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए उस गॉसियन सरफेस के कारण। कांस्टेंट होगा तब तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, है ना, और इस सरफेस से क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, तो सभी पूरे सरफेस का आ जाएगा। छोटा सा एरिया का हम लोग निकालेंगे और सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तीसरी बात क्या है, द गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए सरफेस। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है +Q, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए गॉसियन सरफेस ऐसे लें और ऐसे कर दें, इस चार्ज को ही कट करता हुआ उस सरफेस पास करे, तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमेशा हम सरफेस को ऐसे लेंगे ताकि चार्ज से उस सरफेस की दूरी, है ना, आउटर सरफेस की दूरी क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो, चार्ज को पास करता हुआ नहीं बनाना है गॉसियन सरफेस। चौथा जो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। जैसा कि दोस्तों अभी जस्ट आपने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज था +Q, है ना, और इस पॉइंट पे हमको क्या करना था, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था गॉस लॉ की मदद से। हमने क्या किया कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी पॉइंट से, है ना, हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, है ना, और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, और हमने एक छोटा सा एरिया जो कंसीडर किया था, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या था, इधर ही था। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लोज सरफेस के डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और बाहर अपवर्ड होता है। तो दोनों के बीच का एंगल देखें तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। या किसी केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो,
है ना। तो किसी केस में 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। मस्ट, लेकिन क्या होना चाहिए, जिस केस में, हर केस में क्या हो, सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर हो उधर ही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हो, है ना। मीन्स कह सकते हो एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है ना। तो जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का 90 डिग्री हो, तो हर जगह, है ना, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। इधर भी क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो। हर केस में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, या 0 डिग्री आए तो हर केस में 0 डिग्री आओ, तब तो आप इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो, आ सकता है, पूरे सरफेस के आ जाएगा। तो ये कंडीशन था गॉसियन सरफेस का, आप इसको राइट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग, रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गॉस लॉ की मदद से। चार्ज शीट पे होगा, है ना, उस चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग गॉस लॉ से फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे केस होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। और अभी तक लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर लास्ट तक फिर से एक बार वीडियो को देखिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अभी तक के सभी लेक्चर को पीछे से देखते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट होगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप इसको अच्छे से देखोगे, है ना, और इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। और जो भी आपके आसपास में स्टूडेंट हैं, उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो आप उनको बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। चलिए, थैंक यू।